Hello my dear students, welcome back with my new video. My name is Ahmed and from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12 की स्टडी आप सबने स्टार्ट कर दी होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स और कॉमर्स तो स्टार्ट हो चुका था, इकोनॉमिक्स बाकी था, तो आज हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि बुक में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो क्लास 11 का ही है, बेसिक आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये बता देना बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको वीडियो छोटे छोटे पार्ट में चाहिए। मतलब से ये चैप्टर स्टार्ट किया तो इसको मेरे अकॉर्डिंग मैं 2-3 पार्ट में कराऊंगा। अगर आप लोग 1 शॉट चाहते हो तो कमेंट कर देना, 1 शॉट में करा दूंगा। मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम लोग 15-15 मिनट की 3 वीडियो बनाए और 45 मिनट की एक बनाए, दोनों का मतलब एक है और छोटे छोटे पार्ट में ज़्यादा समझ में आता है। बट अगर आपको 1 शॉट चाहिए होगा तो 1 शॉट बोलना, मैं 1 शॉट कर दूंगा। तो इस बात का कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो और ऐसा कोई नए बच्चे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, जल्दी से टॉपिक पे आते हैं और चैप्टर जो हमारा है उसमें है सबसे पहले लिखा है डिमांड। अब देखो बेटा डिमांड का मतलब क्या होता है। देखो डिमांड से पहले हम लोग बात करते हैं, जस्ट सपोज मान लो आप हो, ठीक है, आपका मतलब यहाँ पर मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है क्या नाम ले लें, मिस्टर रॉकी। क्या नाम है? रॉकी भाई। रॉकी भाई को जानते हो ना, KGF वाले, है ना, तो वही है। तो मिस्टर रॉकी, तो अभी ये गरीब है, अभी ये अमीर नहीं हुए, ठीक है, और इनको चाहिए कार। क्या चाहिए? एक कार चाहिए। ठीक है, बेहतरीन एकदम बेहतरीन जो महंगी वाली कार आई हुई है, मर्सिडीज वगैरह, इनको चाहिए। ठीक है, मिस्टर रॉकी भाई को कार चाहिए, लेकिन अभी ये क्या है इनकी, इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर। नॉर्मल लाइफ में आप लोग डिज़ायर और डिमांड का मतलब सेम समझते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, समझना। रॉकी भाई को क्या चाहिए? कार। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी इनके पास एबिलिटी नहीं है, इनके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, यानी कि इसका मतलब इनके पास पैसे नहीं है। मतलब रॉकी भाई को कार चाहिए, ये इनकी डिज़ायर है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, अभी गरीब हैं ये, इनके पास पैसे नहीं है, बाद में अमीर होंगे, पार्ट 2 में हुए थे ना, उसी तरह अब इनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो एबिलिटी टू पे नहीं है। समझ में आ रही है? 80 रुपये का मतलब मेरे पास जब सपोज मान लो जेब में 10 रुपये है और मैं चाह रहा हूँ कि जाके 80 रुपये वाली चॉकलेट खरीद लूँ, खरीद पाऊंगा? नहीं। तो मेरी डिज़ायर है कि मैं चॉकलेट खरीद लूँ, लेकिन एबिलिटी टू पे नहीं है। ठीक है, अब तीसरी चीज़, अब मान लो रॉकी भाई ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तो इनके पास डिज़ायर क्या थी? इनके पास कार हो जाए, ठीक है, डिज़ायर थी। अब इनके पास पैसे भी आ गए, इनके अंदर एबिलिटी टू पे भी हो गया। अब एक थर्ड चीज़ आती है, वो होती है रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि भाई मेरी डिज़ायर है कार खरीदने की, मेरी एबिलिटी भी है पे करने की, और मैं रेडी भी हूँ खर्चा करने के। जस्ट सपोज मान लो मेरे पास डिज़ायर है और पैसे भी हैं, लेकिन मैं खर्च करने को तैयार नहीं हूँ। समझ रहे हो? खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो वो डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड आपकी 3 चीज़ से मिलकर बनती है। पहली चीज़ तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आप इस लायक होने चाहिए कि उस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और थर्ड क्या है? रेडीनेस टू स्पेंड। भाई मेरे पैसे हैं, डिज़ायर है, लेकिन मैं खर्च करने को तैयार नहीं हूँ, तो डिमांड नहीं होगी। जब सपोज मान लो आपके अंदर डिज़ायर है और आप खर्च करने के लिए भी तैयार हो, भाई मुझे कार चाहिए और मैं खर्च करने को तैयार भी हूँ, लेकिन मेरी एबिलिटी ही नहीं है यार, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगी। जब तीनों चीज़ मिलेगी तो वहाँ पर आपकी क्या होगी? डिमांड क्रिएट होगी। समझ में आई बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब ऐसा होता है। नॉर्मल लाइफ में आपने कहा भाई मेरे पास कार हो जाए, मेरे पास मुझे कार खरीदनी है यार, तो ये सब क्या डिमांड है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो ये 3 चीज़ जब होगी तब, और एंड किसके लिए? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब डिमांड करते हो तो किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है ना। जब सपोज आप लोग दूध लेते हो, डेली दूध वाला आपके घर में आता है, तो 1 लीटर दूध लेते हो, तो जब 1 लीटर दूध लेते हो तो आपके अंदर डिज़ायर है कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, फिर आपकी एबिलिटी भी है कि आप उसका पैसा पे कर सकते हो, फिर रेडीनेस टू स्पेंड, उसको आप खर्च करने के लिए तैयार भी हो। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब डेली बेसिस पे ले रहे हो, कोई चीज़ हम लोग वीकली लेते हैं, कोई चीज़ हम लोग मंथली लेते हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जब होगी तो वहाँ पर डिमांड होगी। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। जो कि आपने मीनिंग लिखी डिमांड की, जो बताया है बस वही लिखा हुआ है। तो लिखा है डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी सामान। तो डिमांड किसी कमोडिटी करते हो, कार की करो, चाहे वॉच की करो, चाहे बोट की करो, चाहे मार्कर की करो। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर willing and able to purchase at various possible prices during a particular period of time। जहां पर willing भी हो, इच्छा भी हो, able भी हो to purchase at various possible प्राइसेस, जो भी प्राइस है उसका, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर डिमांड की मीनिंग आए लिखने को तो इतना लिख के जाना मिल जाएगा। वैसे क्लास 12 में इतना इजी क्वेश्चन तो अब नहीं पूछेगा, अब तो ये 10th में पूछता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा आपका, तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और बता दूँ, अगर आप लोग जो है कोई भी नया बच्चा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर उसको नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाया करेगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड तो समझ गए। अब जो डिमांड होती है वो भी कई तरह की होती है। नंबर 1 पर है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब ये सर इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड क्या होता है सर, बता दीजिए। देखो इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, किसी एक पर्सन, यहाँ पर रॉकी भाई की बात हो रही है। किसकी हो रही है? रॉकी भाई की बात हो रही है। रॉकी भाई ने बोला कि मुझे 2 kg एप्पल्स चाहिए। जब अकेला पर्सन, जब किसी भी इंडिविजुअल की हम बात करेंगे वहां पर क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, यहाँ पर रॉकी भी डिमांड कर रहे हैं, आमिर भी डिमांड कर रहे हैं, जितने भी लोग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर डिमांड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। और जब कोई एक सिंगल पर्सन की बात होती है, सिंगल पर्सन कर रहा होता है, वहाँ पर क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड। अगर लिखने को है तो सेम डिफिनेशन लिख के आना, बस एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ना ऑफ अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स, तो यहां पर लिख लेना, जब इंडिविजुअल डिमांड लिखना तो यहां लिख देना विच आ कंज्यूमर। क्या लिख देना? विच आ कंज्यूमर। और जब मार्केट डिमांड की लिखना तो यहां पर लिख देना विच ऑल कंज्यूमर। क्या लिख देना? ऑल कंज्यूमर। समझ में आ रही बात? इस तरह से आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा और आपका इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया। नंबर 2 पर है बेटा एक्स एंड एक्सपोज डिमांड। एक्स एंड एक्सपोज डिमांड, इसका मतलब क्या होता है सर? देखो एक्स एंड एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है? देखो फिर से एग्जांपल लेते हैं अपने रॉकी भाई का। किसका लेते हैं? रॉकी भाई, है ना, केजीएफ वाले। सबने केजीएफ देखी होगी, बेहतरीन मूवी, देखने में बहुत मन लगता है आप लोग का, है ना। तो अब स्टडी पे भी मन लगे, दोनों चीज़ करो, घूमो घामो सब करो, पढ़ाई भी करो, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ाई में भी मन लगाओ, मूवी देखो, बट इसमें भी करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करियर इसी से बनने वाला। क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको बेटा, ठीक है। तो देखो एक्स एंड एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है? एक्स एंड एक्सपोज डिमांड, देखो ऐसी डिमांड जो कि आपकी विश है, जो आपकी डिजायर है। जैसे मान लो रॉकी भाई की डिमांड है कि मेरे पास क्या हो जाए? बंगला हो जाए, मेरे पास बेहतरीन कार हो जाए, मेरे पास आईफोन हो जाए। अब ये क्या है? इनकी एक विश है, खाली अभी खरीद नहीं सकते हैं, पैसे नहीं है इनके पास, खाली एक विश है। तो ऐसे विश को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एंड डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्स एंड डिमांड। क्यों बोलते हैं? ऐसी चीज जहां पर आपकी विश हो, जैसे मेरी विश है अभी कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाए, समझ रहे हो, तो यहां पर कैसी डिमांड हो जाएगी? एक्स एंड डिमांड। मतलब जो पूरी नहीं हो सकती, खाली आप एक तरह से अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहे हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एंड डिमांड। और एक्सपोज डिमांड का मतलब जो एक्चुअल में आप बाय कर सकते हो, एक्चुअली में आप बाय कर सकते हो। मतलब जैसे बोला भाई ख्वाब देख रहे हैं कार खरीदने के और खरीद रहे हैं जाके 2 किलो आम, 2 किलो सेब, 1 किलो आलू, पोटैटो, है ना। एक्सपोज डिमांड, एक्चुअल में जो आप बाय कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आपकी ख्वाहिश है मर्सिडीज हो और आपने यहाँ पर एल्टो है आपके पास, है ना। तो एक्सपोज डिमांड वो होती है जो आपके पास एक्चुअल में है
और जो आप खरीद सकते हो, और एक्स एंड डिमांड होती है जो आप एक डिज़ायर है आपके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड डिमांड। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका नोट्स मैं दे दूंगा, उसको अच्छे देख लेना, जो भी डाउट रह गया होगा मन में वो भी क्लियर हो जाएगा। बुक से एक बार रीड ज़रूर से करना, बुक से एक बार रीड ज़रूर से करना। ठीक है बेटा, आगे देखो, थर्ड पॉइंट है हमारा ज्वाइंट डिमांड। क्या है? ज्वाइंट डिमांड। अब ज्वाइंट डिमांड क्या होता है सर? देखो एग्जांपल समझो, अभी समझ में आ जाएगा। ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है कि जहां पर टू और मोर गुड्स, दो और मोर गुड्स, या फिर टू और मोर कमोडिटीज, मतलब किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए, किसी भी एक डिमांड को पूरा करने के लिए जब हमें दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ की जरूरत पड़ती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट गुड्स। मतलब सर देखो, जैसे है ये आपका कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड पेट्रोल। मान लो ये आपका, मेरे हाथ में जो है क्या है? मार्कर और इंक। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो आपके पास कार है, जॉइंट डिमांड का मतलब मान लो आपके पास कार है, लेकिन आपको कार है तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल के बिना कार अधूरी है। समझ में आ रही बात? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है भाई। मतलब कार है तो पेट्रोल तो होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। नंबर 2, मार्कर और इंक। अब मार्कर है लेकिन इंक नहीं है, किसी काम का है ये? नहीं है, उठा के फेंक देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो क्या होती है जॉइंट डिमांड? ऐसी डिमांड जहां पर दो या दो से ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी एक डिमांड को पूरी करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, एक बार बुक से रीड ज़रूर से कर लेना, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ और एकदम क्लैरिफिकेशन आपके अंदर आ जाएगा। नंबर 4 बेटा, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है सर? कंपोजिट डिमांड होता है इसका जॉइंट डिमांड का उल्टा। क्या होता है? जॉइंट डिमांड का उल्टा। जस्ट सपोज मान लो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिसिटी। जॉइंट डिमांड में क्या था कि एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन कंपोजिट डिमांड में उल्टा है। कंपोजिट डिमांड एक ऐसी डिमांड है जहाँ पर एक डिमांड से कई डिमांड पूरी हो रही है। क्या हो रही है? एक चीज़ से कई चीज़ पूरी हो रही है। जैसे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो ये आपके इंडस्ट्री में भी काम आएगी, ये आपके हाउस होल्ड में भी काम आएगी, ये आपकी ट्रेन चलाओगे उसमें भी काम आएगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक डिमांड से कई डिमांड पूरी हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट डिमांड। या एग्जाम्पल और ले सकते हो, मिल्क का ले सकते हो। मिल्क है, दूध है आपके घर में भाई, तो आप इससे खीर भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, खोआ भी बना सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, कस्टर्ड बना सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जब एक किसी गुड से, एक कमोडिटी से कई और डिमांड पूरी हो रही हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका डायरेक्ट डिमांड। क्या है आपका? डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होता है सर? डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है जब किसी भी गुड्स के लिए आप डायरेक्टली डिमांड कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट मतलब सर, जैसे मैंने बोला ये मार्कर मुझे चाहिए, ये मेरी डायरेक्ट डिमांड है, मैंने जाकर खरीद लिया। मुझे घर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कोई घर मुझे पसंद है, मुझे घर चाहिए, हाउस चाहिए, ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड। समझ में आ रही बात? जब किसी भी चीज़ की आप डायरेक्टली ज़रूरत हो, आप उसकी डिमांड करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। और नेक्स्ट है आपका डिराइव डिमांड, इसी से रिलेटेड। जस्ट सपोज मुझे हाउस चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये मेरी कैसी डिमांड है बेटा? डायरेक्ट डिमांड। लेकिन इस घर को बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? ब्रिक, ईंटे की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है ना। तो क्या ये डायरेक्टली ये ज़रूरत है कि नहीं है? लेकिन घर को बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब किसी डायरेक्ट डिमांड को पूरा करने के लिए किसी इनडायरेक्टली ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है इनकी, बट इनडायरेक्टली ज़रूरत है, ये किसी डिमांड को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। ऐसी डिमांड जो डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड। समझ में आया? आई होप अच्छे से मज़ा आया होगा पढ़ने में, कि नहीं आया? देखो कितना हो गया, 18 यानी कि 15 मिनट्स कंपेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बेहतरीन जितनी भी टाइप्स ऑफ डिमांड वगैरह बताया है सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं रोकते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जल्दी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, 2 मिनट में अभी आया। हाँ तो बेटा, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका
बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर से बनता है, ठीक है। तो क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जहां पर डिमांड आपकी इफेक्ट होती है। मतलब ऐसे बहुत से फैक्टर डिपेंड करते हैं जहां पर आपकी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर है आप जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसी को हमें चलो देखना है अब, ठीक है। तो अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर 1 पर है बेटा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1 पर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। इसका मतलब क्या है, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान। तो ये बोल रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम या ज़्यादा होता है, उससे डिमांड पर क्या होता है बेटा, इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कि ये है आपका प्राइस, ये है आपकी डिमांड। तो ये बोलता है, ये इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई भी कमोडिटी है, मान लो एप्पल है, तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया, अगर इस एप्पल का प्राइस बढ़ गया, पहले 100 रुपए का 1 किलो मिलता था, अब 300 रुपए का 1 किलो मिल रहा है, समझ में आ रही बात। 100 का 1 kg था, अब 300 का 1 kg है। तो जब प्राइस आपका, ये बोल रहे हैं जब प्राइस आपका कम था तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। भाई जब 100 रुपए का 1 किलो मिल रहा था, मैं ज़्यादा सेब खरीद रहा था, ज़्यादा एप्पल खरीद रहा था। लेकिन जब एप्पल का प्राइस बढ़ गया, एप्पल का प्राइस बढ़ गया, तो भाई मैंने कहा भाई मैं सेब नहीं खाऊंगा, अब मैं केला खाऊंगा, अब मैं अमरूद खाऊंगा, अब मैं ग्रेप्स खाऊंगा, है ना, अब मैं अलग अलग फ्रूट्स दूसरा खाऊंगा। क्यों, क्योंकि एप्पल का रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, फिर समझो। मान लो कोई भी गुड्स है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी सामान ले लो, ये मार्कर है, तो अगर मार्कर का प्राइस कम था तो मैं डिमांड की ज़्यादा करता था। लेकिन जब इसका प्राइस बढ़ गया तो मैंने क्या किया, इसका प्राइस बढ़ गया तो मैंने डिमांड कम कर दी। हो सकता है मैं चौक लेने लगा हूँ, है ना, दूसरी चीज़ चौक से ब्लैक बोर्ड ले लिया मैंने। तो डिपेंड करता, तो जब भी कभी प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। कैसा रिलेशन बना इसमें बेटा, इनवर्स रिलेशन बना। कैसा बनेगा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब अपोजिट, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें इनवर्स रिलेशन बनेगा। रफ कर दूं, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से। नंबर 2 पर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नंबर 2 पर क्या है बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम जो होती है कंज्यूमर की, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लो कोई भी कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो वो डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर मान लो आपकी इनकम को वाइज डिनोट करते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई अगर मैं पहले 20,000 कमाता था, अब मैं 50,000 कमा रहा हूँ, तो भाई मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगा, मैं और कुछ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें मैं खरीदूंगा, मैं पंखा लगा रखा तो मैं एसी लगा लूँगा। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मेरी इनकम मान लो कम हो गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ये तो नॉर्मल सी बात हुई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इनकम के केस में। लेकिन इतना समझ में आया, इनकम जब भी बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी डिमांड घट जाएगी। लेकिन इनकम के केस में अलग तरह के 3 गुड्स आते हैं। क्या आते हैं, 3 गुड्स आते हैं, जिसमें आपका एक गुड्स होता है बेटा नॉर्मल गुड्स, ठीक है। दूसरा होता है आपका बेटा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, पहले समझो नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, मतलब जिनको हम लोग बोलते हैं कि सुपीरियर क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की गुड्स है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स मतलब जिनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और जो गरीब लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। इनएक्सपेंसिव क्या है बताता हूँ अभी, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, नॉर्मल अगर इनकम की बात करते हैं, जब अभी हम लोग इनकम की बात करते हैं तो इनकम बढ़ती है तो कस्टमर डिमांड बढ़ाता है। कोई भी पर्सन होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप डिमांड बढ़ा दोगे, इनकम घट जाएगी डिमांड कम कर दोगे। लेकिन नॉर्मल केस के गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल केस के गुड्स में ये आपसे पूछेगा नॉर्मल केस के गुड्स में क्या होगा। तो नॉर्मल केस की गुड्स में अगर मान लो किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स कैसे होते हैं, अच्छे गुड्स होते। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा भाई, क्योंकि नॉर्मल गुड्स तो अच्छे गुड्स होते हैं। अगर मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लूंगा ना। मैं
मतलब बेहतरीन बेहतरीन गुड खरीदूंगा, अच्छा अच्छा सामान खरीदूंगा, ब्रांडेड सामान खरीदूंगा। लेकिन मान लो अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं डिमांड क्या कर दूंगा, नॉर्मल गुड्स की कम कर दूंगा। क्यों कम कर दूंगा भाई? क्योंकि मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स अब नहीं खरीदूंगा। समझ में आ रही बात? इसी को अगर हम लोग इंफीरियर गुड्स में देखें, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इंफीरियर गुड्स में क्या है, इंफीरियर गुड्स में अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम अगर आपकी बढ़ गई इंफीरियर गुड्स में, तो इंफीरियर गुड्स कैसे होते हैं, चीप क्वालिटी के होते हैं, इतने अच्छे गुड्स नहीं होते हैं। तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी क्या कर दूंगा, लेना कम कर दूंगा। पानी वाला दूध लेना मैं कम कर दूंगा, अमूल का दूध लूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इंफीरियर गुड्स के केस में। लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम कम हो गई, भाई मैं अब गरीब हो गया, अब पैसे कम है, तो मैं क्या करूंगा, वही पानी वाला दूध लूंगा, जाके सस्ते वाले सामान खरीदूंगा। समझ रहे हो? तो वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स। दोनों में कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है तो डिमांड घटती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ेगी डिमांड घटेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। समझ में आई बात? तीसरा होता है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स के केस में क्या होता है कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जैसे मान लो आपका मैच बॉक्स हो गया, माचिस समझते हो ना, वो हो गया, आपका सॉल्ट नमक हो गया, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हो गई, है ना, टॉफ़ी बिस्किट ये सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप एक लिमिट तक क्या करोगे, डिमांड को बढ़ाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको कांस्टेंट कर दोगे। मतलब मान लो मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं माचिस 2 खरीदता था, 5 खरीद लूंगा, 6 खरीद लूंगा। अब एक ट्रक भर के थोड़ी ना ले आऊंगा, पूरी कार भर के माचिस थोड़ी ना खरीद लूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन एक्सपेंसिव गुड्स के केस में क्या होता है, एक लिमिट तक आपकी डिमांड बढ़ेगी, फिर वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोलते हैं इन एक्सपेंसिव गुड्स। तो ये सब आपको रटना नहीं है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी डिक्रीज। इस तरह से अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना और इसका नोट्स आप लोग को मैं दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जल्दी से, आगे बढ़ो। आगे क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी चीज़ है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझते हो, जैसे आपकी पसंद में कोई चीज़ आ गई, मतलब आपके टेस्ट में कोई चीज़ आ गई, जैसे मैगी है, तो अगर आपको मैगी है, मैगी आपके पसंद में आ गई, आपको मैगी टेस्ट पसंद आ गया, अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ गई तो ऐसे केसेस में आपको प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। भाई मैगी मुझे अच्छी लग रही है, अब मैगी 10 की हो, 12 की हो, 15 की हो, 20 की हो, मैं तो मैगी ही खाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अब मान लो मैगी मेरे टेस्ट उतर गया, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, जब टेस्ट उतर जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये इफेक्ट हो रहा है, क्या रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो वही आप पढ़ लो। जब टेस्ट में आपके कोई चीज़ आ गई, आपको कोक पसंद आ गया, आपको थम्स अप पसंद आ गया, आपको स्प्राइट नहीं पसंद, आपको थम्स अप पसंद है, तो आपको टेस्ट में आ गया, डिमांड बढ़ गई। आपको थम्स अप कम अच्छा लगने लगा तो आपकी टेस्ट से घट गया, डिमांड घट गई। समझ में आई बात? ये हो गया 3। उसके बाद देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 पे है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स पे डिपेंड करता है। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब देखो, 2 गुड्स, हमारे गुड्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, और दूसरा क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों के केस में अलग अलग मामला है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे आप ले लो टी एंड कॉफ़ी। क्या ले लो आप, टी एंड कॉफ़ी। इसमें क्या होता है सर, देखो दोनों एक दूसरे सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं टी छोड़ के क्या कर दूंगा, कॉफ़ी पीना शुरू कर दूंगा। समझ रहे हो, समझ के नहीं समझ रहे हो? तो बोल रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो गुड्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब टी का प्राइस बढ़ गया तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी। भाई जब टी के प्राइस में कॉफ़ी मिल रही है तो मैं कॉफ़ी पी लूँगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस इसका घट गया तो मैं कॉफ़ी की डिमांड घटा के टी पीना स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ रही बात? तो इसी को बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है डिमांड घटती है, और इसमें कैसा रिलेशन बनता है,
डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आई बात कि नहीं? समझे? नंबर 2 पर है बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें क्या होता है? इसका मतलब है जैसे मान लो कार एंड पेट्रोल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये समझ में आ रही बात? इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की गुड्स में याद रखना, दोनों लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर कार का प्राइस इसमें ऐसे लिख लो, मान लो समझने के लिए पेट्रोल एंड कार, तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो मैंने सोचा भाई इतना प्राइस बढ़ रहा है तो मैं नहीं लूँगा, भाई मैं बाइक से ही खुश हूँ, मैं साइकिल ही चला लूँगा। लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया, सस्ते में हो गया, गवर्नमेंट ने प्राइस सस्ता कर दिया, लो भैया खरीदो, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सर अब कह रहे हो सर पेट्रोल कौन देखता होगा? बेटा मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो लोग पेट्रोल का रेट वगैरह सब देखते हैं। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग जैसे लोग हैं, उनको बहुत फर्क पड़ता है। अगर प्राइस पेट्रोल का ज़्यादा है तो लोग डिमांड कम कर देंगे कार की, आप पता कर लेना कहीं पे, ठीक है? लेकिन प्राइस घटेगा तो डिमांड वो बढ़ा देंगे। ये कैसे केस में आपको आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। क्लियर? समझ में आया? इंपॉर्टेंट है ये। गुड्स भी आपसे पूछ लेता है गुड्स क्या होते हैं, तो इसको अच्छे से बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ो। आगे क्या है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या है भाई? मान लो कोई भी कंज्यूमर है, उसको उसने एक्सपेक्ट करा है कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस महंगा होने वाला है। जैसे ये मार्कर है, अभी 25 रुपए का है, लेकिन मुझे मालूम चला कि कल को ये 40 रुपए का हो जाएगा। अभी मुझे मालूम है ये 25 रुपए का है, 25 रुपीज़ का है, बट फ्यूचर में 40 का होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा? सोचूंगा भाई एक काम करो, पहले ही से मैं खरीद लेता हूँ। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कस्टमर को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो वो डिमांड बढ़ा देता है। अगर उसको लगता है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो डिमांड क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। लेकिन उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, भाई मुझे पता है कि अभी तो 25 रुपए का है, लेकिन 10 दिन बाद यही मार्कर 10 रुपए का मिलने वाला, अभी 25 का है 10 का मिलेगा, तो मैं डिमांड अभी क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। कहूँगा भाई रुको रुको रुको, अभी क्या करना है? अभी रुक जाओ, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, तब मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से ये, ठीक है? और फ्यूचर में एक्सपेक्ट है कि प्राइस घटेगा तो डिमांड अभी घट जाएगी, ठीक है? समझ गए? उम्मीद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक और देख लो, 6 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछता है। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ का मतलब है कि अगर बैंक आपको लोन वगैरह ज़्यादा दे रहा है तो आप डिमांड क्या करोगे? बढ़ा दोगे। भाई आपको लोन मिल रहा है बैंक से, तो आपको लोन बैंक से अगर मिल रहा है तो आप कहोगे भाई कार खरीदोगे, घर बनवाओगे, बहुत कुछ करोगे, डिमांड बढ़ाओगे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? रफ कर लूँ? चलो, तो ये हो गए आपके 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये आपके इंडिविजुअल डिमांड के, किसके बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। 2 डिमांड बताई थी ना मैंने, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है? ये है आपका मार्केट डिमांड, ठीक है? तो अब एक चीज़ को ध्यान में रखना कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, तो पूरे के पूरे आप इंडिविजुअल डिमांड में सबको लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन मार्केट डिमांड में आप खाली नहीं, सॉरी, जितने भी आपके मार्केट डिमांड में, तो मार्केट डिमांड में आप सब लिख सकते हो पूरा का पूरा, लेकिन इंडिविजुअल में आप सिर्फ इसको ही लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? मार्केट डिमांड में इसलिए मैंने 4 लिखा है, क्योंकि आपको 4 लिख लिए, आप ये सबको भी लिख सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल में क्या था? आप खाली इसी को लिख सकते हो, ठीक? तो अब आगे हम लोग बात करते हैं मार्केट डिमांड में क्या इफेक्ट होता है, ठीक? जब मार्केट डिमांड, जहाँ पर एक से कई ज़्यादा लोग मिलकर डिमांड करते हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। खाने पीने की चीज़, पार्क, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हो गया नंबर 1 पर, ठीक? क्लियर है? समझ में आया? नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मान लो अगर ज़्यादा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि अनइक्वलिटी है, इक्वालिटी नहीं है। मतलब अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है, गरीबों के पास पैसा कम है। तो अगर अनइक्वल है, अगर तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अनइक्वल है, अमीरों के पास पैसा ज़्यादा है, गरीबों के पास नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? अनइक्वल रहेगी, तो आपकी जो डिमांड है लग्जरीज गुड्स के लिए, किसके लिए? लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड क्या होगी?
बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है वो इक्वल लगती है, तो ऐसे केस में लग्जरीज गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक बार फिर से सुन लो, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में अगर आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो ऐसे केस में लग्जरीज गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इक्वल है तो लग्जरीज गुड्स की डिमांड घटेगी। और वीट वगैरह की क्या होगी, नेसेसिटीज़ की चीज़ों की डिमांड इक्वल होने पे बढ़ेगी और अनइक्वल होने पे घटेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है भाई? गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी ला दी, अच्छी ला दी, टैक्स वगैरह बढ़ा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टैक्स घटा दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट ने अगर किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट पॉलिसी ला दी, टैक्स बढ़ा दिया, बोला आज से जो लोग जो हैं मान लो मोबाइल ख़रीदते हैं तो अब उनको 2,000 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या करेंगे? मतलब मोबाइल तो नॉर्मल चीज़ होगी, मोबाइल पे नहीं लगाई गवर्नमेंट, सिगरेट पे लगा दिया, 20 वाली सिगरेट 100 रुपये की, तो बहुत से लोग सिगरेट पीना ऐसे ही बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? तो टैक्स तो ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगी, टैक्स घट गया, सिगरेट पे टैक्स लगना बंद, मूवी पे टैक्स लगना बंद, तो बहुत से लोग मूवी देखने चले जाते हैं, है ना। बहुत से लोग सिगरेट पीना भी हो सकता है स्टार्ट कर दे। अगर टैक्स घट गया तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सब मार्केट डिमांड में आप ये सब भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिविजुअल में खाली इसको लिख के आना। आगे देखो, लास्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में आता है कि देखो फैक्टर भी डिपेंड करता है डिमांड पे, ठीक है। जैसे मान लो वेदर का मौसम है, मतलब जैसे वेदर आपका हॉट है, समर का है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डिमांड दूसरी होगी। आप क्या करोगे, टी शर्ट की डिमांड करोगे, है ना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाओगे, आइसक्रीम खाओगे। लेकिन अगर वेदर आपका विंटर का है तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, अगर विंटर का है तो आप क्या करोगे, जैकेट मांगोगे, है ना, जैकेट लोगे, स्वेटर लोगे, हीटर लोगे, रूम हीटर लोगे, है ना, गर्म एसी का यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें विंटर में। लेकिन हॉट में क्या हो गया, आप टी शर्ट पहन के घूमोगे। समझ में आ रही बात? तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी। ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ में आया हो तो कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे, डिमांड फंक्शन वगैरह भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करो बेटा, जितने भी हैं ICSE और SC वाले, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो। और अगर आप लोग लाइक करोगे, इस चैनल को शेयर करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वर्क करता जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि लास्ट तक मैं जितना भी होगा पूरा सिलेबस, वन शॉट रिवीजन, लाइव क्लासेस, सैम्पल पेपर सब कुछ कराऊंगा और जितना भी हो सकेगा मुझसे अपना बेस्ट आप सब लोग के लिए ज़रूर से दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।